अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है जनरेटिंग फंक्शन फॉर कॉनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा कि हैमिल्टोनियन को एहसास हुआ कि उसका जो फॉर्मूलेशन है उससे कैलकुलेशन में कोई ज्यादा आसानी नहीं हो रही। तो उसने एक नया उसमें ट्रांसफॉर्मेशन की कोशिश की कि आपके पास जो डिफरेंशियल और इंटीग्रल से जान छूट सके। तो उसने एक मेथड देखा जिस एक बनाया जिसमें उस एक जनरेटिंग फंक्शन और कॉनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए वो रिजल्ट्स तक पहुंच जाता है। तो वो हम पढ़ रहे हैं। तो लास्ट हमने सिर्फ पढ़ा समझा कॉनिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। तो आज उसका एक अहम जुज के जनरेटिंग फंक्शन जो हमें सॉल्यूशन तक लेके जाएगा, तो उसके बारे में हम समझेंगे। तो शुरू करते हैं जनाब। जनरेटिंग फंक्शन फॉर कॉनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। हम कहेंगे कॉनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में जो लैग्रांजियन है, पुराने कोऑर्डिनेट यानी स्मॉल क्यू आई पी आई को जो नए वाले कोऑर्डिनेट हैं क्यू आई पी आई कोऑर्डिनेट में सेटिस्फाई होगा हैमिल्टन प्रिंसिपल। अब अगर आपको हैमिल्टन प्रिंसिपल याद हो या कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के जो अकॉर्डिंग आप देखते हो कि आपके पास डेल्टा T1 से T2 L dt इक्वल टू जीरो, तो नए कोऑर्डिनेट में भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। लास्ट लेक्चर में यही कहा था कि कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे मगर जो इक्वेशंस हैं उनके रूप चेंज नहीं होंगे, वो उसी फॉर्म में रहेंगी। ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे अगर हम देखें हैमिल्टोनियन फंक्शन, एच उस तरफ होता है, टी इस तरफ, एल इस तरफ होता है, तो मैंने चेंज कर लिया है, एच इस तरफ लाया, एल यानी क्रॉस कर लिया मैंने। इसी तरीके से नए वाले कोऑर्डिनेट में एल प्राइम को मैंने लिख दिया यहाँ पे क्यू, आप यहाँ पे एच की जगह के ले लिया और के यहाँ पे हैमिल्टोनियन का किरदार अदा कर रहा है नए वाले कोऑर्डिनेट्स में। तो अब आपके पास एल भी है, एल प्राइम भी है, दोनों वैल्यूज लगाई जा सकती हैं। वो वैल्यूज लगा के मैंने इक्वेशन ए और बी बना ली। अब ये जो इक्वेशन ए आपको दिख रही है ये पुराने कोऑर्डिनेट में आपका हैमिल्टन प्रिंसिपल है, ये नए आपके पास कोऑर्डिनेट्स में हैमिल्टन प्रिंसिपल है। अब याद रखना कि ये जो आपके पास ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई चीजें हैं, जो पुराने कोऑर्डिनेट और नए कोऑर्डिनेट की जरूरी नहीं कि इनकी कीमत एक जितनी हो, जरूरी नहीं कि इनकी कीमत एक जितनी हो। तो अब आपने क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो ए और बी को। तो आपने जो ए और बी में से काम सब्ट्रैक्शन कर दी। तो अब आप जरा देखो dt दोनों में था, इंटीग्रल सेम था, डेल्टा आपने एडजस्ट करके उसको एक फॉर्म दे दी, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। बहुत अहम इक्वेशन है। अब आप देखो कि पुराने वाले कोऑर्डिनेट माइनस नए वाले कोऑर्डिनेट, जैसा कि मैं कह रहा था कि इनकी वैल्यू जरूरी नहीं कि सेम हो। तो अब आप जरा इसी पैटर्न को देखो, मैंने इन दोनों को स्मॉल f से लिख दिया है और मैंने कहा कि जब आप इस प्रोसेस में होंगे तो आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। तो ये जो मैंने स्मॉल f लिखा, तो ये आपके पास df ओवर dt, जो कैपिटल f है ये अब आपका एक आर्बिट्रेरी फंक्शन है। तो यहाँ पे जब आप इस f की वैल्यू इस इक्वेशन में प्लेस करोगे तो dt से कट जाएगा, लिमिट्स लग जाएंगी। तो ft माइनस टू माइनस एफ टी माइनस वन और इक्वल टू, ये जाहिर है जीरो के है क्योंकि इक्वेशन इक्वल सेटिस्फाई तभी होगी। तो ये इक्वल टू जीरो कब आएगा कि जब आपके पास डेल्टा T2 बराबर हो डेल्टा T1 और इक्वल टू जीरो मैंने कर दिया। क्या मतलब इस चीज का कि भाई जब आपकी लिमिट्स आ गई तो वहां पे एंड पॉइंट्स पे वेरिएशन नहीं है, यानी डेल्टा ft2 भी जीरो है, डेल्टा ft1 भी जीरो है। तो इसका मतलब f एक ऐसा फंक्शन है जो एंड पॉइंट पे वेरिएशन नहीं आती जिसके अंदर। तो f अगर मैं देखूं यहां से तो ये आपके पास df ओवर dt स्मॉल f के बराबर था और ये स्मॉल f इन दोनों से आ रहा है। तो अब आप कह सकते हो कि ये जो df ओवर dt है वो इन दो ब्रैकेटों में के बराबर है, यानी आपके पास ये वाली ब्रैकेट qi डॉट pi माइनस एच क्यू पी टी और माइनस कैपिटल q डॉट कैपिटल पी माइनस कैपिटल के पी क्यू टी, इनके इक्वेशन के बराबर है df ओवर dt। तो इसका मतलब ये जो आपका फंक्शन है ये आपके पास क्यू आई पी आई टी आई और कैपिटल क्यू कैपिटल पी टी पे आपके पास इनकी कोई वेरिएशन नहीं होगी एंड पे। तो इसका मतलब आपका हैमिल्टन प्रिंसिपल पुराने कोऑर्डिनेट पे भी सेटिस्फाई करेगा, नए कोऑर्डिनेट पे भी सेटिस्फाई करेगा। तो अब अगर मैं df ओवर dt जैसे मैं लिख रहा था l माइनस एल प्राइम, जो आपने वैल्यूज यहाँ पे शुरू में देखी है दिस वन, तो अगर आप इसके लिहाज से देखो
तो आपके पास ये दो ब्रैकेटें माइनस कर रही हैं, मैंने कहा इनकी वैल्यू सेम नहीं है, तो आपके पास जवाब df ओवर dt में आ जाएगा। f यहाँ पे जनरेटिंग फंक्शन कहलाएगा। अब यहाँ पे जो आपकी पहली ब्रैकेट है ये फंक्शन है किस किस का, स्मॉल क्यू आई पी आई टी का। जो अगली सेकंड ब्रैकेट है ये फंक्शन है कैपिटल क्यू आई पी आई टी का। तो अब आपके पास अगर मैं कहूं कि f किन चीजों का फंक्शन होगा, तो आप कहेंगे इस सोच के लिहाज से जो इसी बात पे आप देख रहे हैं, तो आप कहेंगे स्मॉल क्यू आई पी आई कैपिटल क्यू आई पी आई टी, और टी तो कॉमन है दोनों में। तो अब आपने कल वाले लेक्चर में देखा कि ये जो आपके कोऑर्डिनेट थे जो हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन में आते हैं, तो 2n इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स थे, n कोऑर्डिनेट्स के n मोमेंटा के, तो 2n हो गए। इसी तरह नए कोऑर्डिनेट्स में जब आप जाएंगे तो कैपिटल Q के भी n कोऑर्डिनेट होंगे और कैपिटल P के भी n कोऑर्डिनेट होंगे, तो टोटल 4n कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके। ठीक है, चूंकि f आप देख रहे हो वो आपके पास स्मॉल q पे भी डिपेंडेंट है, pi पे भी, कैपिटल Q और कैपिटल P पे भी डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब फंक्शन आपका 4n प्लस वन टाइम की वजह से आ रहा है, तो उसका फंक्शन है। तो अब यहाँ पे जो आप ये वेरिएबल देख रहे हैं दिस वन, ये आपके पास जब आपने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में ही हमने देखा, तो आपके पास यानी पुराने कोऑर्डिनेट नए कोऑर्डिनेट का ताल्लुक तो इससे लिंक कर रही है यानी इस इक्वेशन में। अच्छा, अब जब मैंने जनरेटिंग फंक्शन को इस्तेमाल करना होता है तो आप कहेंगे कि 2n प्लस 1 हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं इन समझ के बाद। तो अब इसमें इसका मतलब प्लस 1 तो t के लिए आ गया, तो 2n यानी आपके 4n थे, उनमें से कोई से 2n आप लेंगे, यानी इनके 4n बनने थे, उनमें से एनी 2n आप लेंगे, तो वो हम कहेंगे कि आप उसको f को फंक्शन मानो 2n प्लस 1 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जनरेटिंग फंक्शन है आप उसे लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो वो जाहिर सी बात आप उसमें 2n आएंगे, 4 में से 2 लेने हैं। तो अब इन 4 में से कौन कौन से 2 लेंगे, तो उसकी एक तरतीब मैंने लिख दी कि पहला जो आपका जनरेटिंग फंक्शन होगा क्यू आई कैपिटल क्यू आई इंटू टी, इसमें स्मॉल क्यू आई और कैपिटल क्यू आई को हम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट वेरिएबल ले रहे हैं। सेकंड आपका जनरेटिंग फंक्शन F2 क्यू आई पी आई टी होगा, यहाँ पे स्मॉल क्यू आई पी आई को हम इंडिपेंडेंट ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे F3 है क्यू पी आई क्यू आई टी, यानी इन 4 में से पी आई और क्यू आई को आप इंडिपेंडेंट ट्रीट कर रहे हैं। और फिर आपके पास यानी पॉसिबिलिटीज आपने कर ली ना, तो आप F4 आ गया पी आई कैपिटल पी आई टी, इसमें से स्मॉल पी आई और कैपिटल पी आई को आप इंडिपेंडेंट ट्रीट कर रहे हैं। तो ये अब 4 आपके पास जनरेटिंग फंक्शन आ गए जो आपके प्रॉब्लम के लिहाज से इस्तेमाल होंगे। गिवन जो आपको एक सिचुएशन क्रिएट होगी, आप उसमें से देखेंगे कि कौन सा जनरेटिंग फंक्शन आप इस्तेमाल करने वाले हो। कल आने वाले लेक्चर में हम इन चारों को केस बना के देखेंगे, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, कि किस सिचुएशन में क्या आएगा, उसके रिजल्ट्स क्या होंगे, उसके कंक्लूजन्स क्या आएंगे। तो ये चूंकि डेरिवेशन है, काफी लंबा लेक्चर हो जाना था, तो मैंने 2 हिस्सों में से कर दिया। तो कल वाले लेक्चर में हम इस सारों को केसेस बना के स्टडी करेंगे और उनके कंक्लूजन्स स्टडी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। अगर आपको इसमें कोई बात देखनी हो, कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो, कोई चीज क्लियर ना हो रही हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।